Hello and welcome to my channel. I first want to thank you each and everyone with my heartfelt gratitude. मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जो कि इस चैनल को देखते हैं, समझते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है कि और मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। मैं ये देखता हूँ कि मैं जभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग इसको व्यू करते हैं एंड मुझे ये देख करके, सोच करके बहुत अच्छा लगता है कि यस, हम लोग एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं जिसके द्वारा मैं अपने पास जितने भी एक्सपेंसेस गेन किया हूँ लास्ट 20 इयर्स, 22 इयर्स के दौरान, मैं उनको किसी अच्छे काम के लिए शेयर कर पा रहा हूँ। So again, lot of thanks, thank you, and it's a great feeling that my community is growing और मैं देखता हूँ कि इस चैनल के द्वारा मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। So आगे आते हैं हमारे आज के वीडियो पे। आप देख पा रहे होंगे आज का थंबनेल, आपका टॉपिक है आज का जो कि है NISM 5A एग्जाम चैप्टर 5। इस चैप्टर 5 का जो मेन थीम है वो है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर को रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन की तरह समझाऊंगा और इसके लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, सो अगेन आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आप इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यस, एक बहुत सारे चैप्टर्स के नाम आपके पास लिखे हुए हैं। तो मैं आपको देखिए पहली बार आपको बताऊंगा, आप जो पहली बार आए हैं, बार बार बताऊंगा जो आपको बार बार इस मैंने मेरे चैनल को देखते हैं, कि मेरा इस चैनल का उद्देश्य है कि बेसिक्स फर्स्ट। अब बेसिक की बात जैसे ही आती है तो आप समझते होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इस चैप्टर्स के द्वारा इस जो टॉपिक है NISM, इसके लिए बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें 12 चैप्टर्स हैं, 12 के 12 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये मत समझिए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 जो कि स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बताऊंगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक स्क्रीन है और इस पे दिखाई दे रहा है कि यस, एक सिलेबस आउटलाइन विद वेटेज। तो देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये सारे चैप्टर्स का वीडियो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा NISM रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कंसर्न्स रहती हैं जिसमें एक साधारण सा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, मेरा अगर पैसा कट गया है तो क्या करना चाहिए। तो ये मेरे प्लेलिस्ट को आप चेक करोगे, मैं इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, आज भी डाल दूंगा। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अगर कोई भी क्वेरीज या कंसर्न्स हैं, तो आप बिल्कुल वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपना क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल में सब्सक्राइब किए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आया है या फिर मेरे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं, मेरे सारे वीडियोस को देखोगे, आपको तो NISM रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके पास नहीं रहेगी, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि हमारे आज के यूनिट 5 पे, जो कि आपका स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसकी वेटेज के लिए। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे आपको एक वेटेज दिखाई दे रहा होगा। इस वेटेज के हिसाब से आपका 10 दिखा रहा है, 10 पॉइंट्स। सो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि अगर 10 पॉइंट्स अगर है तो बहुत हाई वेटेज है। तो ये स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और वेटेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी हाई चांस है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड जो फंड्स हैं, इसमें किस तरह के स्कीम्स होते हैं, इसके स्कीम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। तो आप जैसे देखिए NISM सर्टिफिकेशन का पास करेंगे, आपको म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे आप। सो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनते हैं तो आपको बहुत सारे चीजों की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कस्टमर के डिटेल्स को शेयर करेंगे, कस्टमर्स के लिए आप काम करेंगे और आपके बहुत सारे सेलिंग प्रोसेस में आपको मदद करेगा। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक लेके बैठ जाइए या फिर आप थोड़ा सा पे अटेंशन होकर सुनिएगा, और ताकि आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर पाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिस्प है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे कारण से है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बट काफी सारे पॉइंटर्स हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर टू बी अंडरस्टूड। लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज comprehensive understanding of mutual fund schemes. So in this chapter we are going to learn about what are the various types of schemes, कितने टाइप के स्कीम्स हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट? तो ये इसके बारे में समझेंगे हम। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी नॉलेज। देखिए, आप रेगुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी रेगुलेटर के अंदर ही काम करता है, वो सेबी है। मैं आपको काफी बार इसके पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि रेगुलेटरी नॉलेज आपको अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे और आप फंस जाएंगे, राइट? सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका तीसरा नंबर इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी का देखिए आपको सिंपल सा मतलब बता देता हूं। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आपको कोई फंड बताता है, वेदर द फंड इज सुटेबल टू यू। ये जो फंड, मान लीजिए आपको कोई स्कीम आपको बेच रहा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये स्कीम आपके हिसाब से सुटेबल है या नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो कैसे समझा जाता है, क्या करते हैं, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये इस चैप्टर के परव्यू में आता है, राइट? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे समझा जाता है कि कोई भी स्कीम, हाउ द फंड इज परफॉर्मिंग, और व्हाट आर द की इंडिकेटर्स, कैसे हम समझेंगे कि भाई ये स्कीम की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है। तो मैं आपको ये चीजें काफी सारे इजी मेथड में आपको बताऊंगा, सो दैट योर डाउट्स विल बी क्लियर, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हियर मींस दैट इज विजिबल, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो देखिए, हम ये जो म्यूचुअल फंड है किसको बेच रहे हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को। कस्टमर कौन है, इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर को पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि पारदर्शिता जिसको बोलते हैं, राइट? यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड डिस्क्लोजर्स मींस होते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी डिक्लेयरिंग, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी नॉट बी हाइडिंग। तो ये डिस्क्लोजर्स कैसे कैसे होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आप नोट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में अनुसार आपको दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मींस दो इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा आप चैप्टर्स का परव्यू आप बोल देते हैं। एक तो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और दूसरा है SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये दोनों में फर्क क्या है? देखिए, SID क्या लिख रहा है, इट सेट्स फोर्थ कंसाइसली द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, ought to know before investing. Now, what is the meaning of this? The meaning of this is very simple. That means before the investor invests in anything, he or she should be knowing something. So before investment के मतलब अगर उसको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर फंड में, स्कीम में, उसके पहले उसको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड बिफोर इन्वेस्टिंग। सो सिड इंफॉर्मेशन देता है इस तरह के। तो SID इज गिविंग अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की, मान लीजिए हु इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्कीम, सो बिफोर इन्वेस्टमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन उसको सिड के द्वारा मिल जाती है, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? इट इज स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और AMC दैट इज ऑफरिंग द स्कीम। ऑफरिंग क्या होती है? पर्टिकुलर फंड के द्वारा क्या क्या ग्राहक को दिया जा रहा है, क्या क्या मान लीजिए बेनिफिट्स दी जा रही है, क्या क्या उसको फायदा दिया जा रहा है। ये कहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है? SAI में। तो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत अंडरस्टैंड कर लीजिए। Please remember this because this is going to be very, very important as per your exam point of view. In the exam, this type of questions really comes. So, my dear students, make it a point that you should be knowing this and knowing this by heart. Okay, let us go.
अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दैट इज SID। अब इसमें एक वर्ड है रिस्कोमीटर एंड स्टेटमेंट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द स्कीम। अब रिस्कोमीटर क्या होता है? व्हाट इज द रिस्कोमीटर? रिस्कोमीटर, इफ यू सी दैट, अगर आप देखोगे तो देखो बहुत सारे चीज आपको दिखाई देंगे। ये देखिए पहले आपको दिखा रहा है कि एक लो, देन इट इज मॉडरेट, देन इट इज लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई। अब व्हाट इज मीन? सो देखिए अब ये इफ यू सी हियर, राइट, अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए लो, 3 कॉलम्स है, लेवल ऑफ रिस्क, डेफिनेशन, एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। सो इफ यू सी अ लो रिस्क लाइक हियर सी, तो उसको क्या बता रहा है देखिए, डेफिनेशन का प्रिंसिपल एट लो रिस्क, मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या? जो ग्राहक अपना पैसा लगा रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब ग्राहक का पैसा इस तरह के स्कीम्स में अगर लगाता है तो उसको वो रिस्क इंडिकेटर दिखा देता है कि यस, एक मीटर है। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्कीम में लो दिखा रहा है तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल जो है बहुत लो रिस्क में रहेगा। देखिए हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जानते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा जो लगाएगा वो रिस्क में रहेगा, बट इसमें भी रिस्क की क्लासिफिकेशन से रिस्क का अलग अलग आपको बोलेंगे कि एक डाइवर्सिफिकेशन है कि रिस्क को अलग अलग करके बताया गया है। सो इफ यू टॉक अबाउट रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और मॉडरेट रिस्क लाइक दैट, और वेरी हाई रिस्क लाइक दैट। सो मॉडरेट रिस्क प्रिंसिपल्स एट मॉडरेटली लो रिस्क। अब इस तरह के कौन कौन से एग्जाम्पल है? फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, कैपिटल प्रोटेक्शन जो स्कीम्स होते हैं उनके लिए। मॉडरेट प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क, इनकम फंड हो गया, कॉन्सेक्यूटिव मंथली इनकम प्लान्स हो गए। मॉडरेटली हाई, अगर कोई रिस्क है तो उसमें क्या प्रिंसिपल एट मॉडरेटली हाई, मतलब थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा लेकिन कम होगा तभी भी, थोड़ा सा मॉडरेट से हाई बट हाई से थोड़ा सा नीचे। इंडेक्स फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF जिसको बोलते हैं, इक्विटी डिविडेंड यील्ड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। इसमें अगर ग्राहक पैसा लगाता है तो उसको बताना देखना चाहिए कि उसका स्कीम जो है ये थोड़ा सा मॉडरेटली हाई होगा। वेरी हाई, प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड में, इसमें आपको बहुत हाई रिस्क। अगर इस तरह का कोई इन्वेस्टर है तो इसको ये चीज समझना है। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? because you will be acting or working like a mutual fund distributor. So as a distributor, you should be knowing that if I am suggesting some plan, suggesting some mutual fund to my investor, this should be in mind. Now, similarly, now this is the age of data. Maybe like this, the investor may ask you, sir, what is this high risk? What is this low risk? What is this moderate high risk? So you will be able to suggest the respective fund or schemes to the customers or mutual fund investors like that कि भाई हाँ आपके हिसाब से ये रिस्क के हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, राइट? तो आपका प्रिंसिपल आपका रिस्क में नहीं रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिस्कोमीटर कैसे काम करता है या उसको स्टेटमेंट की सुटेबिलिटी ऑफ द स्कीम्स कैसे जांची जाती है, राइट? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट। अब रिस्कोमीटर क्या क्या बताता है देखिए, द म्यूचुअल फंड हैज टू कैलकुलेट द रिस्क वैल्यू of each scheme based on parameters that have been provided। अब क्या बोल रहा है कि देखिए म्यूचुअल फंड के जो रिस्कोमीटर है वो इस तरह के रिस्क को कैलकुलेट करके एक दर्शाता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रिस्कोमीटर किस तरह से दिखाता है, डोंट वरी। एवरी स्कीम्स नीड टू बी चेक एंड पैरामीटर्स एंड देन डिटरमाइनिंग इट्स रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। अब जैसा मैं आपको बताया कि आपको ये रिस्क के पैरामीटर्स आपको समझ के देन स्कीम सजेस्ट करनी है कि हाँ मेरा अगर इन्वेस्टर इस तरह के नीड को चाहता है या उस तरह के रिटर्न्स को चाहता है तो मैं किस तरह के प्रोडक्ट को उसको सजेस्ट करूं। दिस मस्ट बी डिपिक्टेड ऑन द रिस्कोमीटर। अब हर एक स्कीम्स के रिस्कोमीटर में दिखाएगा कि हाँ ये हाई रिस्क है। अगर आप जाके ये गूगल में भी चेक करोगे कि भाई हाई रिस्क के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स है तो आपको देखना रिस्कोमीटर दिखाएगा, राइट? उसी तरह से आपको नोटिस या ईमेल या SMS ये यूनिट होल्डर्स को भेजा जाता है। द रिस्क ओमीटर हैज टू बी इवैल्यूएटेड एवरी मंथ। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, नोट कर लीजिए कि रिस्क ओमीटर को इवैल्यूएशन एवरी मंथ की होती है। ये क्वेश्चंस भी आता है, राइट? तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अगर आए तो बिल्कुल आप इसको इस आंसर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एवरी मंथ। अब देखिए आते हैं कुछ और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर जैसे हैं। जो दो मुख्य डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है जहां पे आपको ओपनली बताना पड़ता है ना, डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर।
So like that, two key disclosures are current value of one investment. That means if I am investor, मैंने अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू क्या है, ये आपको म्यूचुअल फंड स्कीम वाले जो एएमसी है उसको उसको अपने डिक्लेयर करना है, डिस्क्लोज करना है, राइट। इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द स्कीम हैज बीन इन्वेस्टेड, ये भी बताएगा कि भाई आपका ये जो पैसा है ये कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। तो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट बैलेंस इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट इनटू करंट एनएवी। आप जानते हैं एनएवी के बारे में बहुत सारे चीज मैंने पहले भी बता चुका हूं, और मेरे आगे वाले कुछ वीडियो में आप देखोगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके भी मीनिंग्स के वर्ड्स के वीडियोस मैंने बनाया है। तो आप अगर वहां जाके देखोगे तो आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एएमसी का क्या मतलब है, एमवी क्या होती है, एनएवी क्या होता है, राइट। तो डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, इसका भी डिस्क्लोजर होता है। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं एक्सपेंस रेशियो में, जैसे मान लीजिए पहले कम था अब बढ़ गया, या पहले घटा हुआ था अब और घट गया, है नहीं, तो ये इस तरह के डिस्क्लोजर्स भी होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं जो कि आपको डिस्क्लोज करना है, आपको मीन्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो लॉन्च करते हैं उनको। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स होते हैं, हाफ ईयरली के रिपोर्ट्स होते हैं कि उनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहाँ हैं या कैसे हैं, कैसे इन्वेस्टर को पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है, हाउ डिस्प्लेइंग, एवरी इन्वेस्टर शुड बी इन्फॉर्म्ड। अब कहाँ से इन्फॉर्म कर सकेंगे, देखिए नेशन वाइड ये इंस्ट्रक्शन है, राइट। ऑन द एएमसी वेबसाइट को आपको पब्लिश करनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या रीजनल लैंग्वेज, इसके लिए भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। हाफ ईयरली रिपोर्ट कब नेशन वाइड पब्लिश की जाती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या रीजनल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आप कर्नाटका का हैं तो यहाँ की जो लैंग्वेज है रीजनल, बंगाल के हैं तो उनके रीजनल लैंग्वेज, या फिर आप यूपी या बिहार के हैं तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। एनुअल रिपोर्ट कब होगा, उनके एमपी के वेबसाइट में आपको डालना पड़ेगा, वहां पब्लिश होती है। या फिर एडवर्टीजमेंट इन दिस रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑल इंडिया एडिशंस एट लीस्ट 2 डेली न्यूज़पेपर्स, वन ईच इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी याद रहे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो कोई भी तरह की एडवर्टीजमेंट अगर करती है तो इस तरह के न्यूज़पेपर्स में, 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश में होना चाहिए और एक हिंदी में होना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। अब ये कुछ और है, जैसे सेबी, हम जानते हैं सेबी रेगुलेटर है कि उनको लेटर्स के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, मेल्स के द्वारा ये भी उनको पब्लिश करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स इन कंट्रोल ऑफ एएमसी के द्वारा की जाती है। अब देखिए सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि डैशबोर्ड, अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो ये एमपी का एक साइट का एक मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आप अगर खुद से भी एमपी के साइट खोलेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ इसमें, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप अगर बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको थोड़ा सा रिसर्च करना सीखिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रट्टा मत मारिए, सिर्फ ऐसे मत करिए कि नहीं मैं आपको सिर्फ परीक्षा पास करने का पढ़ना है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, एमफी क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसका जाके थोड़ा वेबसाइट जाके पढ़ लें, देखे जरा क्या है। जैसे आप इस वीडियो को आप देख रहे हो, मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि एमफी का एक बार स्क्रीन खोल के देखते हैं, एक बार वेबसाइट खोल के देखते हैं क्या चीज है, राइट। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड, राइट। एमपी का वेबसाइट में आप देखोगे तो बहुत सारे कंपैरिजन आप देखिए, जैसे अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक आदित्य बिरला का एक दिखाई दे रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड का दिखाई दे रहा है, बड़ौदा लार्ज कैप। तो इसमें स्कीम का नाम, उसके रेगुलर एनएवीज लेटेस्ट क्या है, 1 ईयर का रिटर्न या रेगुलर बेंचमार्क क्या शो कर रहा है, और डेली एयूएम आप देखोगे किसी भी फंड का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो बेसिस अगर मुझे डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे एक्सिस ब्लू चिप फंड में डालना है, या आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में इन्वेस्ट करनी है, या बीएनपी में करना है, या कनाडा रोबैको में करना है, तो आपको एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिलता है कि नहीं हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आप मुझे इस तरह से जाना चाहिए। तो ये स्कीम्स जो होता है ना, आपको पारदर्शी होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए एमपी के वेबसाइट में, इसीलिए ये आपका डैशबोर्ड दिखाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
अब कुछ और नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स है फंड फैक्ट शीट। अब देखिए फंड फैक्ट शीट एक नया वर्ड आ गया। फंड फैक्ट शीट का मतलब सिंपल, आपको घबराने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज दिस फंड फैक्ट शीट। Fund fact sheet is nothing. Details about the fund which is related in the fact sheet. Fact sheet is nothing but what are the factual things which is related as per the some micro details, some minute details about the fund that is there. फन फैक्ट शीट, अब देखिए आपको बताता हूँ क्या चीज होता है। फन फैक्ट शीट इज अ कंसाइज डॉक्यूमेंट, एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगा। देखिए किसी को 20 पन्ना 25 पन्ना 50 पन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के पास टाइम है। तो एक फन फैक्ट शीट में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी स्कीम के बारे में आपको पता चल जाएगा, चाहे वो इंसेप्शन डेट के बारे में हो, चाहे वो कॉर्पस के बारे में हो, चाहे वो करंट एनएवी क्या चीज चल रही है, चाहे उसका बेंचमार्क क्या है। ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना फंड फैक्ट शीट में दिखेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फंड फैक्ट शीट दिखाऊंगा भी, डोंट वरी, राइट। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो यू मस्ट सी दैट। तो क्या क्या बताते हैं देखिए ओवरव्यू में। फंड ओवरव्यू, आपका नेम, मैनेजर कौन है फंड का, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंसेप्शन डेट का मतलब होता है कब से ये फंड स्टार्ट हुआ। ये देखिए बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं एज अ कस्टमर के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर आप किसी को सजेस्ट करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड आप किसी को सजेस्ट करते हैं, तो आप भी उसको देखेंगे कि सिंस इंसेप्शन डेट के बाद अभी तक क्या फंड की आपको परफॉर्मेंस है ना। परफॉर्मेंस डेटा आपका क्या है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, बेंचमार्क, पोर्टफोलियो का कंपोजिशन क्या है, टॉप होल्डिंग्स। टॉप होल्डिंग्स का मतलब होता है ये फंड, ये जो पैसा लगा इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ, इसमें कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन से सेक्टर्स में एलोकेशन हो रखे हो आपके पैसे की। रिस्क एंड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बेटा कितना है, फीस एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रेशियो। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं, एक्सपेंस रेशियो देख करके पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एडिशनल फीस क्या चार्ज कर रहा है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर displayed, or what you can tell is documented in this fund fact sheet. Other information जैसे fund managers की या dividend की policy क्या है या NAV disclosures क्या होते हैं, right? So these are the few things which are displayed or concised in fund fact sheet. Okay? देखिए मैं आपको और कुछ चीज बता देता हूँ। ये फंड फैक्ट शीट में आपको मेजरली जो चीजें कवर्ड होती है ना, ये क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। Informed decision making helps investor to determine if the funds align with the goals and risk tolerance. इसका मीनिंग समझ लीजिए कि ताकि इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। फंड फैक्ट शीट को देखते हुए उसको समझ आएगा कि हाँ इस फंड में ये जो मेरा स्कीम जो किसी ने सजेस्ट किया है इसका रिस्क क्या है, क्या मैं अपने गोल को रीच कर पाऊंगा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। देखिए पैसा लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि फ्यूचर के कुछ गोल है, राइट। अब उसको गोल अगर ले लिया और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो गया और वो चाहता नहीं है, समझता नहीं है। देखिए हर एक इंडिविजुअल के, हर एक कस्टमर्स के हिसाब से देखा जाए तो उनकी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, राइट। हमने चैप्टर 1 में ये सब चीज पढ़ा है। उनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, क्या हमने क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या हमें अगर कुछ आई नीड सम एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और ऑपरेशंस कैसे हैं, हाउ इज द फंड इज परफॉर्मिंग। सो एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द फंड इज डिस्प्लेड हियर। Now, next is performance tracking. If I want to monitor the fund, suppose the how the fund is performing, like as told you, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके हिसाब से मैं उसका रिस्क असेसमेंट कर सकता हूँ कि भाई उनका लेवल ऑफ रिस्क कैसा है, या मेरा पोर्टफोलियो का कंपोजिशन जो है वो कैसा है, हाउ माई पोर्टफोलियो कंपोजिशन, दैट मीन्स हाउ माई पोर्टफोलियो इज मेड अप ऑफ। And the cost of money is also like that, as a fees, as I told you that yes, few customers are like, or investors like that, oh no this scheme is having so much of expense ratio, so where I will be going on not going, so I will be looking for something which is extra, right? So this type of informed decisions can be taken by fund fact sheet. इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है फंड फैक्ट शीट में लिए जाते हैं या फिर दिखाए जाते हैं, राइट। तो ताकि जो इन्वेस्टर है उसको बहुत इजी वे में डिटेल में पता चले, राइट। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फंड फैक्ट शीट, मैंने आपको बताया कितना देर तक डिस्कशन किया। एक आप देख सकते हैं कि इस तरह के, देखिए ये जो पिक्चर मैं बता रहा हूँ मायरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, हाँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन पर्पस के लिए। इसका ये नहीं कि मैं मायरे एसेट इमर्जिंग फंड का कोई एजेंट हूँ या उसका प्रचार कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज अ डिस्क्लोजर, आई एम नॉट एजेंट ऑफ एनी फंड, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू दैट हाउ इट लुक्स। आप देखोगे देयर आर फंड नेम इन एवरी फंड फैक्ट शीट, यू विल फाइंड ऑल दिस डिटेल। फंड के इंफॉर्मेशन है आपके पास, रेशियोज आपको मिल जाते हैं, राइट? डिविडेंड हिस्ट्री अगर कोई है तो वो मिल जाता है कि कब 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 कैसे कैसे डिविडेंड दिए हैं, या फिर फंड का परफॉर्मेंस क्या है अभी तक का, वो दिख जाएगा आपको। एंड देन द पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इन्वेस्टर देखना चाहता है कि मेरा जो फंड है वो किन किन कंपनियों में या किन किन सेक्टरों में मेरा फंड इन्वेस्टेड है, राइट? सो इसी के बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेगा वेदर टू गो अहेड विद द फंड और व्हाट आई विल बी डूइंग। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्यूए सेशन, जिसका कि बहुत देर से आपको इंतजार है कि आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कराया जाए। देखिए चैप्टर्स को आपको होप आपको समझ में आ गया होगा कि यस दिस इज द ऑल अबाउट दिस स्कीम, इंफॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होती हैं उसका मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और आई होप आपको बहुत सारा चीज क्लियर भी हो गया होगा कि भाई ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारे एडिशनल चीज भी दी हुई है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पढ़ें। मैंने आपको कंसाइज वे में बताने की कोशिश किया कि व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर 5। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस टाइम, जिसको कि हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ सेबी बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनएफओ, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा तादाद पे आ रहे हैं, राइट? सो मेरे पे कमेंट्स भी आते हैं मेरे चैनल पे, वीडियोस पे कि भाई हाँ सर इस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है ज्यादा, तो उसी को सोच के मैंने ये क्वेश्चन बताया। चलिए फटाफट बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज false. Offer documents of mutual fund require approval of SEBI before launching of NFO. It is false. Risk mitigation strategies by the fund manager and risk associated with specific type of securities are disclosed in the offer documents. अब ये बताइए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? चलिए बताइए फटाफट। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। Let us go to the next question. Now the next question is, trustees have to ensure that there is no change in fundamental attributes or fee as expense without modifying the scheme. अब यहाँ बोल रहा है कि trustees को इंश्योर करना पड़ता है कि कोई बुनियादी चेंज नहीं हो रही है या फिर इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा। अब ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? बताइए क्या है होगा। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SAI provides condensed financial statement for a period of last। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि SAI जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट कितने साल का, 5 साल का, 1 साल का, 3 साल का, या इंसेप्शन से? बताइए क्या होगा आंसर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज 3 years। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन क्या देख रही बोल रहा है, PAN number and KYC document is compulsory for mutual fund investment and the only exception of पैन नंबर और केवाईसी डॉक्यूमेंट कंपलसरी मतलब बाध्यतामूलक है म्यूचुअल फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कोई एक्सेप्शन है इसके लिए, राइट? ये पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4। द करेक्ट आंसर इज माइक्रो एसआईपीज। अब देखिए माइक्रो एसआईपी एक नया वर्ड आपको मिल गया। अब आपको मैं छोटे से समझाता हूँ कि माइक्रो एसआईपी क्या होता है। Micro SIP is nothing, is a form of mutual fund investment that enables investor to begin with a minimal monthly contribution either by 100 or 50। अब इसका सिंपल सा हिंदी में समझा देता हूं क्या मतलब है। ये एक माइक्रो एसआईपी तो आपने सुना होगा, माइक्रो एसआईपी मतलब एसआईपी से छोटा, दैट इज लेसर देन एसआईपी। नाउ देयर विल बी number of investors who are not able to invest 500 also,
1000 also, 5000. So what SEBI has done, SEBI has implemented a new scheme like micro SIPs. अब इसमें क्या होता है कि 100 से 50 रुपया डाल के भी आप SIP कर सकते हैं। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। क्लोज एंडेड स्कीम NAV इज कैलकुलेटेड वंस इन अ, अब यहाँ पे बोल रहा है क्लोज एंडेड जो स्कीम है उसकी जो NAV है वो कब कब कैलकुलेट की जाती है, ये इसका क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज वीक, वंस इन अ वीक, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Many AMC's distribution houses and mutual fund research houses offer free tools on their website that can be used for evaluating a fund's performance. यहाँ पूछ रहा है कि काफी सारे AMCs हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड रिसर्च हाउसेज हैं, वो एक टूल प्रोवाइड करते हैं, मेरा एक तरीका प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा वेबसाइट में कोई भी इनके जो फंड्स के इवेलुएट कर सकता है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है क्या क्या चीज होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज ट्रू, सही बात है, ऐसा प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mutual fund investor can file a case against dash for a breach of trust. यहाँ क्या पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या केस फाइल कर सकता है, किसके खिलाफ, अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप किसी को सेल कर सकते हैं, अगर तो आप ग्राहक को सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टर को सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। तो केस फाइल कर सकता है या नहीं अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो, राइट। किसके खिलाफ, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज trustees, right? So trustees is the correct answer. Next question, if if an investor is in a multi-cap fund wants to know the industry-wise allocation of funds, then which document refers here? अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन जानना चाहता है तो वो कहाँ रेफर करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट? फंड फैक्ट शीट, सिड एनसीआई, एनुअल अकाउंट्स ऑफ AMC या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में, राइट। बताइए क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज फंड फैक्ट शीट। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फंड फैक्ट शीट में एक कंसाइज वे में सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट, whom should the investor approach if his complaint is not resolved by the asset management companies? अब यहां पूछ रहा है कि इन्वेस्टर कहां जाएगा अगर उसके कंप्लेन को कोई नहीं सुनता है AMC में, राइट। तो कहां जा सकता है बताइए? बहुत इजी आंसर है, द करेक्ट आंसर इज सेबी, राइट, रेगुलेटर, वहां जा सकता है। एज पर सेबी रूल द NAV हैज टू बी पब्लिश्ड इन डैश इन एटलीस्ट डैश न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन ऑल ओवर इंडिया। बताइए अभी अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, क्या आंसर होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज डेली, राइट, and twice daily newspaper having circulation all over India. The cost of fund management is the highest in, अब कॉस्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट हाईएस्ट किस ऑप्शंस में होगा बताइए? करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, एक्टिव फंड्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम में क्या नहीं रहता? फंक्शंस ऑफ स्पॉन्सर ऑफ trustee and AMC, risk profile of the scheme, investment objective, date of issue, opening issue, closing and reopening. Which is the correct answer? The correct answer is A, right? Chaliye, let us move to next question. SEBI approval is required for an AMC to appoint a distributor. This statement is true or false? SEBI का approval चाहिए होता है AMC को appoint करने के लिए as a distributor. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या होगा?
करेक्ट आंसर फॉल्स. As per SEBI regulation, every application form is to be accompanied by. अगर सेबी का रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन होता है तो उसमें क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है. लेट अस सी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इन्वेस्टर्स केवाईसी डिटेल आर स्टोर्ड इन द सर्वर ऑफ. इन्वेस्टर की केवाईसी डिटेल कहाँ स्टोर रहती है, किस सर्वर में, क्या बोलते हैं उसको, सेबी, एमफी, केआरए या एएमसी. चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा. विच विल बी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज KRA. Now let us understand about KRA also. KRA के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ. KRA का मतलब होता है, लिख लीजिए, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दैट इज कॉल्ड KRA. अब ये क्या काम करती है? एक ये एजेंसी है जो कि रजिस्टर्ड होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, टू मेंटेन नो योर क्लाइंट. जो जितने भी KYC रिकॉर्ड्स होते हैं इन्वेस्टर्स के ना, म्यूचुअल फंड के लिए या अदर सिक्योरिटीज के लिए, ये KRA जो एजेंसी है वो मेंटेन करती है. ओके. If fundamental attributes are not changed, Kim is to be updated once in a. देखिए ये क्वेश्चन आता है आपको, राइट. इसको अच्छे से बताइए क्या होगा. करेक्ट आंसर इज a year, right? The correct answer is a year. Riskometer for mutual fund product indicates the risk of. बताइए चारों ऑप्शंस में से क्या रिस्कोमीटर म्यूचुअल फंड में क्या इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल या रिटर्न, इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्ट स्कीम्स या इन्वेस्टिंग इन इक्विटी स्कीम. अभी अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में रिस्कोमीटर पढ़ाते वक्त. करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल के बारे में बताता है आपको. देखिए मैंने आपके कॉलम भी बताया था कि जिसमें बताया था कि यस, ये डिफरेंट कॉलम्स आपके हैं, उसके बेसिस पे रिस्कोमीटर आपको बता देगा कि आपका प्रिंसिपल क्या रिस्क लेवल पे है. साई प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड स्टेट ट्रू और फॉल्स. आज देखिए बहुत सारे आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं. करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या होगा. द करेक्ट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. NFOs are permitted only in case of new products, not for existing products. Mention true or false. चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू. चलिए हम लोग का आज का जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है ये खत्म हो गया. और जैसा मैं आपको मेरे हर वीडियोस में प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्पफुल टिप्स दूंगा. आई होप आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ होगा कि ये इस चैप्टर के द्वारा अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आराम से आई कैन क्लियर. सो विद दिस मॉक टेस्ट आई होप माय डियर स्टूडेंट्स you are little bit of confident and you are rest assured that if this type of question comes, I will be really clearing these questions on the basis of my concepts, right? So today I'm going to give you 5 helpful tips for passing an SM exam, right? What are those tips? Let us see. Understanding exam syllabus. I told you that when starting on the videos, I have showed you that 12 chapters, right? Starting a video मैंने आपको 12 chapter दिखाया. Each and every chapter is important. Please go through your all the PDF books, whatever you are reading, right? 12 syllabus बिल्कुल समझ लीजिए. Regular study routine. You must study. Don't think that okay, I'm giving the first time, maybe I'm a little bit casual, or you may have some knowledge about mutual fund. And I've seen that few people are very confident and they think that okay, I can clear it out. मतलब क्या करते हैं वो देखते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम कहीं से कोचिंग ले लिए, किसी से सुन लिए, किसी से पढ़ लिए, इधर उधर का कुछ कर लिए, रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं. आपको अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर कम से कम 1.5 से 2 घंटा बिल्कुल पढ़ना है. इतना काफी है, राइट? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट. प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट मतलब आपको जितना मॉक टेस्ट, आप देखिए सबसे पहले आप किताब पढ़िए, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, स्टडी रूटीन बनाइए अपना, एंड देन यू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके चैप्टर्स
भले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बट मॉक टेस्ट के लेवल पे आप समझ जाएंगे कि यस, माय लेवल इज हाउ मच करेक्ट, राइट? तो आप कोशिश करिए, मेरे भी इस चैनल्स में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के मैं कराया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको, थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि आपके मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले हैं। सो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियो से करिए, आप कहीं से भी रिसोर्सेज से पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैंने आपको वेटेज का एक स्क्रीन दिखाया, उस वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करिए, कि जहाँ पे आपको 15 है, 10 है, इस तरह के जो वेटेज वाले जो सिलेबस में है ना चैप्टर्स, उसको थोड़ा सा यू फोकस मोर ऑन दोस वेटेज चैप्टर्स. Next is use reliable study materials. I told you that if you see my videos, I have only told about some basic things, right? If you see my playlist also, where I mentioned that what are the resources you should there. I've seen that people study from different unreliable sources. I'm not commenting that you should not be going through other things like that. But whatever you're reading, you first look for the PDF book which is provided by NISM. सेबी के द्वारा, एनएसएम के द्वारा जिसको जो आपको एक पीडीएफ मिलता है ना, वो आपको डाउनलोड कर लीजिए। एंड देन हाउ टू डाउनलोड, दैट इज ऑल्सो आई एम गिवन इन माई सम वीडियोज, राइट? आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन सी दैट हाउ द रजिस्ट्रेशन इज डन, एवरीथिंग बेसिक जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इवन आई एम टेलिंग यू दैट इफ आपका पैसा कट गया है एंड यू आर नॉट गेटिंग अ रिफंड ऑफ योर मनी, right? And you get lot of FAQs. I've made a separate videos on FAQs also, separate videos on NISM registration process, separate video on enrollment, like how to do enrollment, what are the screenshots you have to see that I've done that. So आप उसको वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल को देखिए कहीं से भी पढ़ने के लिए। ओके, सो लेट अस गो अहेड. Now, as I really do a lot of things in my videos, that आज का motivational quote, because आपके exams आ रहे होंगे, maybe you are seeing this video before your exams also. Like successful people are not gifted, they are hardworking. So until unless you do hard work, my dear students, you will not be able to taste the success. So if you want to taste the success, अगर आपको success पाना है, तो आपको hard work करना है. आपको देखिए, किसी भी बॉडी बिल्डर को देखिए, वो सोचता है नहीं बॉडी बन जाता है, नहीं, राइट? इट इज अ व्हाट इज अ एक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो अपने फूडिंग को लेकर के, डिसिप्लिन लाइफ करते हैं, कितना फैट खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितने विटामिन्स लेने हैं, राइट? एवरीथिंग एंड क्वाइट अमाउंट ऑफ स्लीप ऑल्सो, राइट? सो अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको बहुत हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क के साथ आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, राइट? सो दैट इज अ मंत्र फॉर टुडे. लेट अस गो अहेड. Now here I come with the end of my video. तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के द्वारा, जो भी आपके कलीग्स हैं, कि हाँ आपको कुछ सीखने मिलता है, इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस चैनल एंड वीडियो, राइट? So thank you for this journey, and I hope we'll be making a incredible journey in coming days. In this channel, I will be also sharing you a lot of things about banking, finance, sales, and business development, which will help you in skilling your professional and personal life. So that's all from my side for today. Jai Hind, Jai Bharat. If you like this channel, please subscribe for that to getting update on the next video. Thank you. Bye bye. Take care.